हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि कल के वीडियो में हम पढ़े थे, इससे पहले पिछले वीडियो में कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे और समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। और तो समतल दर्पण के बारे में हम चलिए कुछ जान लेते हैं, कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि समतल दर्पण क्या होता है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखे जाएँ तो समतल दर्पण का फोकस जो होता है सो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सबसे इसका फोकस इन्फिनिटी होता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि ये दर्पण है तो इसके पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा वो वस्तु के आकार के बराबर रहेगा। ठीक है, फिर वस्तु जैसा रहेगा उसमें टेढ़ा रहेगा तो उसमें टेढ़ा रहेगा, उसमें सीधा रहेगा तो उसमें सीधा रहेगा। मतलब जैसा प्रतिबिंब होगा, हाँ, उसी प्रकार उसमें भी वैसा ही बनेगा। अर्थात एक तरफ से ये बात कहें तो वस्तु जैसा रहेगा, वस्तु की अपेक्षा वह सीधा बनता है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जैसे उल्टा की बात करें तो हम उल्टा दो प्रकार का होता है, एक ऐसा उल्टा है तो इसका उल्टा हो गया कि एक ऐसा। लेकिन ये उल्टा नहीं बनता है। ये जो है जैसे कि ये उल्टा हो गया और ये उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा हो गया। और एक होता है कि इसका दायां जो होता है सो इसका बायां होता है और इसका बायां जो होता है तो इसका दायां होता है। ठीक है, तो ये उल्टा उसमें समतल दर्पण में होता है। अर्थात समतल दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो मेरा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ होगा और प्रतिबिंब का जो बायां हाथ होगा वो मेरा दायां हाथ होगा। ठीक है, फिर प्रतिबिंब जो होता है यह आभासी होता है। जो ही आभासी कहेगा तो हमको सबसे पहले दिमाग में यह आना है कि इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है सो दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि हम दर्पण से पीछे रहते हैं। ठीक है, फिर बात होता है कि अगर दर्पण में अगर हम भी के स्पीड से चलते हैं, हम दर्पण के सामने अगर भी के स्पीड से चलते हैं तो प्रतिबिंब जो है सो हमारी तरफ टू भी के स्पीड से आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अब गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात का जानकारी प्राप्त करते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोलीय दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह जो होता है, इसका रिफ्लेक्टेड एरिया जो होता है वो किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम उसको किसी भी एक सतह को, जैसे कि इसके किसी भी एक सतह को हम इसको सिल्वर्ट कर देते हैं, रजदीद कर देते हैं। सिल्वर्ट कहने का मतलब जैसे कि हमने आपको समतल दर्पण में भी बताए थे कि सिल्वर्ट करने का मतलब इसको सबसे पहले जैसे कि ये दर्पण है इसको सिल्वर्ट कर दिए, फिर इसको किसी पेंट से कर दिए। अर्थात मतलब जो हम सिल्वर्ट कहने का मतलब उस दर्पण पर एक लेप चढ़ा देते हैं जिससे कि प्रकाश उस पार नहीं हो पाए, उसी को हम बोलते हैं सिल्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर हम खोखले गोले का बाहरी भाग को अगर हम सिल्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अगर खोखले गोले के भीतरी सतह को हम सिल्वर्ट करते हैं तो वह उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जैसे देखिए, जैसे यहीं पर हम आपको बोले हैं कि इसका खोखले गोले के बाहरी भाग को अगर हम सिल्वर्ट करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा। जैसे कि देखिए, इसके बाहरी भाग को हम अगर सिल्वर्ट कर दिए हैं तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का एक रूप हो गया। और इसको हम अंदर वाले भाग को करें तो उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर का ये बन जाता है। अब जैसे देखिए एक बात और कि कन्वेक्स मिरर में अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद सीधे इसको ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और अगर अवतल दर्पण में देखें तो ये नीचे, क्योंकि देखिए इसका जो कर्व है ना वो किधर हो रहा है, इस ओर है। जैसे कि इस ओर झुकते हुए चला गया है, इस ओर झुकते हुए चला गया है, तो इसलिए इधर चला गया। और इसमें देखिए कि आप एक तरफ से गौर से देखिए तो ये नीचे की ओर झुकते हुए आ जाता है, तो इसलिए इधर की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। जैसे कि देखिए अवतल दर्पण ये हुआ तो इसको हम सिल्वर्ट करते हैं, इसका अपोजिट साइड ये हुआ भीतरी वाला सतह, तो यहाँ से ये जो है सो ये परावर्तित होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, और जबकि उत्तल दर्पण में ये हो गया उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें बाहरी सतह से होगा। ठीक है, बस ये हो गया। अब हम उनका कुछ टर्म के बारे में जानेंगे कि जैसे अगर हम किसी बच्चा रहता है तो किसी बच्चे को हम कैसे इसको पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा मुंह कहाँ है, तुम्हारा दांत कहाँ है, तुम्हारा हाथ कहाँ है, ये सब अभी नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं उसका भी कुछ न कुछ अंग होगा, कुछ न किसी पार्ट होगा, किसी ने कुछ न कुछ पार्ट होगा, कुछ न कुछ उसका टर्म होगा जो हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोल का बात करते हैं कि जैसे कि पोल का बात करते हैं। देखिए पोल का अगर हम बात करें कि खोखले को, देखिए जैसे कि दर्पण है तो उसमें एक पद आता है, एक टर्म आता है जिसको हम पोल कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पोल होता क्या है। देखिए हम अभी जैसे कि जब
स्फेरिकल मिरर पढ़ा रहे थे, गोलीय दर्पण बता रहे थे, तो हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो अगर खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, तो जो दर्पण हम उनसे बनाते हैं उसका जो मिड पॉइंट होता है, जैसे हम इनसे ये दर्पण बनाए, ये मिरर बनाए, तो इसका जो मिड पॉइंट ये हुआ, यही इसका पोल कहलाता है। मिड पॉइंट जो होता है तो इसी का पोल कहलाता है, ठीक है। फिर आता है बात सेंटर ऑफ कर्वेचर का। हाँ, और पोल का अगर बात करें तो हम पोल को पी से निरूपित करते हैं। पी से अगर हम कहीं आगे जाकर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम में जो होता है सो आपको पी का बहुत ज़रूरी पड़ता है। मतलब पी जहाँ लिख देंगे तो उसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, तो ये पोल हो गया। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इसको हम आर से निरूपित करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है सो किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है। अगर गोला है, सर्कल है, तो देखिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल में जो होता है सो क्या होता है, सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो इसका रेडियस होता है, हाँ, वो अपने परिधि से, माने कि जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है वो अपनी परिधि से बराबर डिस्टेंस पे रहता है। आप इसको कहीं से भी खींच लीजिए, ये खींच लीजिए, ये है यहाँ, यहाँ, वहाँ, कहीं भी खींच लीजिए, इसका हमेशा बराबर रहता है। तो यही जो होता है ना, इसका जो मतलब ये केंद्र हुआ ना, तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से आप परिधि पे कहीं भी जाएं वहाँ से आपको बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। तो वो बिंदु जो होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। हाँ, अगर एक मोटा मोटी बात समझ जाए तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले का जो केंद्र हुआ ना, ये केंद्र हुआ, उस केंद्र को ना हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको हम प्रायः सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो देखिए ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ है, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी का होता है ना, यही होता है वक्ता त्रिज्या, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम प्रायः आर के द्वारा हम निरूपित करते हैं। फिर बात आता है मुख्य अक्ष के बारे में, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष जो होता है सो ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया मुख्य केंद्र, ठीक है। तो इसको जो मिलाने वाले सरल रेखा जो होता है ना उसको प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसे उसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इसका फोकस के बारे में। तो देखिए फोकस क्या होता है कि जैसे देखिए एक इसका प्रॉपर, जैसे फोकस क्या होता है कि सबसे पहले अगर मुख्य अक्ष के, जैसे कि ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो फोकस का अगर हम डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले देखें तो डिफिनेशन क्या होता है कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ये मुख्य अक्ष हुआ, इसका पैरेलल जो लाइन ये हुआ, ये वाला, इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हो गया और ये जो है सो ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये इस बिंदु पर मिला या इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुआ, हाँ, मिलते हुए प्रतीत होती है, वो उस बिंदु का फोकस कहलाता है। जैसे देखिए इसे हम एफ से सूचित करते हैं। जैसे देखिए ये होता क्या है कि जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसमें अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहली बात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रायः दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही। जैसे देखिए ये जो सेंटर होता है, जैसे कि ये आपको खोखला गोला हुआ और ये सेंटर हुआ, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर कोई भी रेखा खींचें तो ये जो होता है सो इस पर जो होता है ना सो लंब होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अगर परिधि पे कहीं भी परिधि पर अगर हम सेंटर से रे खींचे, सेंटर से लाइन जाए, तो क्या होता है कि इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे कि देखिए ये आपतित किरण है, ये आ रही है और परावर्तन के बाद ये इधर आ गया, ठीक है, और ये सेंटर से इस पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब देखिए 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो उसमें जो आपतित किरण है और ये देखिए आपतित किरण, तो इसको इस रे से हम दिखाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई, जो समझ ले भाई तो इसको, लेकिन बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको ये वाला जिधर से किरण आएगी इसके लिए ये चिन्ह, और जिधर जाएगी इसके लिए, जिधर जाना है भाई उधर जाओ, लेकिन हम तुमको ये वाला नोट कर देंगे जिससे मतलब उधर जाता है। फिर इसको हम अभिलंब खींच देंगे, तो ये बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। हाँ, तो देखिए परावर्तित किरण क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और जैसे कि ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तो ये क्या हो गया, तो ये जितनी भी मिरर होता है ना वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को
फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि जैसे कि मिरर में कहाँ पे हम रखेंगे, जैसे कि फोकस पे रखें या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, फोकस एंड सेंटर के बीच में रखें, हाँ फोकस एंड पोल के बीच में रखें, हाँ फिर इंफिनिटी पे रखें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फिर इस जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर क्या होगा, ये आभासी होगा या वास्तविक होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, हाँ ये उल्टा होगा या सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तब तक आप रिवाइज कीजिए, हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई उमंग और एक नई चैप्टर के साथ। थैंक यू।